दोस्तों नमस्कार। मोदी सरकार की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि राहुल गांधी ने अगर किसी बड़ी अदालत में अपील नहीं की तब क्या होगा। धड़कनें इस रूप में बढ़ी हुई है कि अगर राहुल गांधी मानहानि के मुकदमे के तहत और फैसला आने के बाद अब जेल चले गए तो क्या होगा। सभी को पता है कि मानहानि के मामले में जेल किसी को होती नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को जेल हुई है। तो क्या जिस स्क्रिप्ट को मोदी सरकार ने लिखा या मोदी शाह ने लिखा, वो स्क्रिप्ट इस बीच में डगमगाने लगी है? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष एक के बाद एक एकजुट होता चला जा रहा है, एक के बाद एक राजनीतिक दल विपक्ष के साथ खड़े होते चले जा रहे हैं, उसमें पहला संकेत सरकार के लिए सबसे मुश्किल भरा यह है कि अगर राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से कोई अपील अगर कोर्ट में नहीं की गई तो जो स्क्रिप्ट निर्धारित थी उससे हटकर अब राजनीति और रणनीति को कौन साधेगा। क्योंकि राहुल गांधी ने जैसे ही पार्लियामेंट के भीतर देश के प्रधानमंत्री के संबंध देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट गौतम अडानी से जोड़े और पूछा रिश्ता क्या है, और उसके बाद एक के बाद एक आरोप लगाते हुए तथ्यों को रखना शुरू किया। उन तथ्यों को रखने के बाद पार्लियामेंट ने उनके भाषण को चाहे मिटा दिया या कहें हटा दिया, लेकिन उसके हफ्ते भर के भीतर ही वह पुराना मामला सूरत की अदालत में खुल गया, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने निर्देश दिया। और जब निर्देश दिया तो उसके बाद फैसला सुरक्षित भी रखा गया और मौके की नजाकत और पार्लियामेंट की स्थिति को देखते हुए झटके में फैसला भी आ गया। और फैसला देने के तुरंत बाद यह मानकर चला जा रहा था कि जमानत के लिए अपील होगी। जमानत के लिए अपील हुई और 30 दिनों की जमानत भी दे दी गई, लेकिन दिल्ली की पार्लियामेंट इस बात का इंतजार नहीं कर रही थी कि जमानत के वक्त और उस दौर में वह कहां क्या अपील करेंगे। यहां तो सरकार को मैसेज देना था, तो मैसेज उन्होंने खुले तौर पर दे दिया कि 2 बरस की सजा और सजा के मार्फत अब जो है उनकी संसद सदस्यता रद्द। लेकिन ध्यान दीजिए, उसी 24 घंटे के भीतर एक झटके में मानहानि का मामला धीरे धीरे ओबीसी के दायरे में जाकर खड़ा करने की कोशिश भी शुरू हो गई। सब कुछ अगर राजनीतिक तौर पर स्क्रिप्टेड रहा, और यह सवाल गुजरात के भीतर से भी कई कांग्रेसियों ने उठाया और जो जानकार राहुल गांधी के करीब के हैं उनकी तरफ से भी एक मैसेज तो यह भी आया कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि जमानत के लिए भी अपील हो, यानी मानहानि के मामले में अगर उनके खिलाफ फैसला गया है तो वो सजा भुगतने को तैयार है, जमानत क्यों ले। लेकिन वहां के जो वकील थे वो जाहिर है आज के वकील नहीं है। 47 वर्षों से सूरत की अदालत में वहां पर वह जिरह कर रहे हैं, किताब भी लिख चुके हैं, फिल्म भी बना चुके हैं। और गुजरात के भीतर किसकी किस रूप में चलती है, यह तो कांग्रेसी नेताओं की फहरिस्त से गुजरात में समझा जा सकता है, जहां बीजेपी के इशारे पर कांग्रेसी नेता भी चलने को मजबूर हो जाते हैं। तो क्या राहुल गांधी जमानत भी नहीं चाहते थे और इस बात को वहां पर मौजूद वकीलों की टीम ने नहीं समझा, या वहां पर उस वक्त कोई वरिष्ठ कांग्रेसी नहीं था जो राहुल की बात को समझा पाता। और इस सिलसिले को मौजूदा वक्त में अगर लेके आइएगा तो राजनीति जो बीजेपी सत्ता ने स्क्रिप्ट के हिसाब से तैयार की वो दरअसल अब डगमगाने लगी है। डगमगा इसलिए रही है क्योंकि विपक्ष एकजुट हो रहा है, डगमगा इसलिए रही है क्योंकि पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है, डगमगा इसलिए रही है क्योंकि स्थिति अब काले कपड़े पहनकर विरोध करने तक आकर खड़ी हो गई है, डगमगा इसलिए रही है कि एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी अब ईडी के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, डगमगा इसलिए भी रही है कि राष्ट्रपति तक के दरवाजे को खटखटाने की परिस्थिति में विपक्ष आकर खड़ा हो गया है, और डगमगा इसलिए भी रही है अगर मानहानि के मामले में फैसला देकर किसी को जेल भेजा जाए और वो राहुल गांधी हो, तो इतिहास के पन्नों में इस बात का जिक्र बार बार सत्ता के भीतर हिलोरे डाल रहा है कि जेल चले गए राहुल गांधी तो फिर 2024 में कोई मुद्दा उनके सामने नहीं बचेगा। ना भ्रष्टाचार जो ईडी के जरिए और सीबीआई की जांच के जरिए उठाते हैं, या विपक्ष के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप थोपते हैं, या फिर अपने विकास की चकाचौंध दिखाते हैं, या फिर डिजिटल और मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ख्याति और चमक को लगातार प्रचार प्रसार के जरिए दिखलाते हैं। मुद्दा तो यही रहेगा कि राहुल गांधी जेल में है।
और अगर जेल में हैं और इस सजा के मायने को समझे तो जेल जाकर यह इतनी छोटे मामले में सजा दी गई, इतनी बड़ी सजा जिसको लेकर कभी भी अपील की जा सकती है। यानी जैसे ही अपील होगी वैसे ही वह जेल के बाहर आ जाएंगे। तो क्या यह एक ऐसी रणनीति है जो कांग्रेस के अनुकूल है या विपक्ष के अनुकूल है और सत्ता के प्रतिकूल इस मायने में है कि उसकी धड़कनें वाकई बढ़ी हुई है? क्योंकि एक के बाद एक आरोपों के सिलसिले को अभी तक वो लगाती रही, लेकिन बीते एक हफ्ते में अगर ध्यान दीजिए तो मामला वहीं पर अटका हुआ है। और अगर 2 हफ्ते से देखिए तो वही अडानी और मोदी के संबंधों का जिक्र और जेपीसी की मांग, और धीरे धीरे मामला फैलता चला जा रहा है। और आज ही यह मामला वहां से निकलकर प्रोविडेंट फंड के पैसे तक पर आकर चला गया कि कैसे ईपीएफओ का पैसा भी अडानी के कंपनियों में लगाया गया, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और दूसरा अडानी इंटरप्राइजेज में, जो एनएसई 50 के साथ जुड़ी हुई है और तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की रकम शेयर में उनके जरिए लगी हुई है। यानी इस देश के पेंशन धारकों का पैसा भी, और एसबीआई और एलआईसी का जिक्र तो पहले भी है। तो जरा इस कच्चे चिट्ठे को आज समझने की कोशिश इसलिए कीजिए कि सरकार की धड़कनें यकीनी तौर पर बढ़ी है कि क्या वो अपने कटघरे में फंस तो नहीं गई, और अगर फंस गई है तो रास्ता उसके सामने क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, हर न्यूज चैनल पर बीजेपी का प्रवक्ता आकर इस दौर में यही कहता है, आप किसी भी बड़ी अदालत में जा सकते हैं, वहां चले जाइए और ये फैक्ट है कि मामला ये क्वैश हो जाएगा, यानी एक झटके में खत्म हो जाएगा जैसे ही आप अदालत के दरवाजे पर जाएंगे। लेकिन अदालत के दरवाजे पर अगर नहीं जा रहे हैं और एक मजिस्ट्रेट के आदेश पर राहुल गांधी को जेल भेजा जा रहा है तो फिर जेल ही चले जाते हैं और आप अपनी राजनीति को साधिए, क्योंकि सबको पता है, चाहे वो पार्लियामेंट के भीतर का सवाल हो या विधानसभाओं के भीतर का सवाल है, इस देश में दागियों की तादाद कम नहीं और मोदी कैबिनेट के भीतर भी लगभग 2 दर्जन मंत्रालय या मंत्री जो हैं उन पर दाग लगे हुए हैं, जो एडीआर की रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर बतलाती है किस पर कौन से दाग लगे हुए हैं। उस दाग के दायरे में जो आरोप है वो हत्या तक के भी हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो हम जिक्र आपको इस देश में मोदी मंत्रिमंडल का जिक्र कर रहे हैं, बाकियों की परिस्थिति तो भूल जाइए। 212 सांसद अगर दागी हैं और इस देश के भीतर में 1278 विधायक अगर दागी हैं तो किसको किस रूप में जेल में होना चाहिए, यह कोई दूर की गोटी नहीं है। लेकिन अगर एक मैजिस्ट्रेट के जरिए भेजा गया है तो उस प्रक्रिया को जरा पहले समझ लीजिए। राहुल गांधी भाषण देते हैं फरवरी के महीने में, और जैसे ही 7 फरवरी को भाषण देते हैं, 16 फरवरी को अचानक से स्टे वापस ले लिया जाता है। कौन सा स्टे? वही केस जिसमें फैसला सुनाया गया, क्योंकि 16 अप्रैल 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी पुणेश गांधी ने, जो सूरत की अदालत में दर्ज है, और बार बार उनको जाना पड़ता था। वो चाहते थे कि बार बार राहुल गांधी भी आए, लेकिन राहुल गांधी 24 जून 2021 को वहां पर कोर्ट में हाजिर हुए, कोई फैसला नहीं सुनाया गया। जिरह हुई, मानहानि का मामला था, आए गए की परिस्थिति रहेगी, पुणेश गांधी समझ गए, और उसके बाद उन्होंने 7 मार्च 2022 को, यानी पिछले बरस मार्च के महीने में गुजरात हाईकोर्ट में ट्रायल पर स्टे लगाने के लिए उन्होंने एक याचिका डाल दी कि आप इस पे स्टे लगा दीजिए। हाईकोर्ट ने कहा जब आरोप लगाने वाला ही कह रहा है स्टे लगाइए तो स्टे लगा दीजिए। लेकिन खेल शुरू होता है 2023 में, जब अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में हाहाकार मचता है। 12 लाख करोड़ रुपया जो वैल्यूएशन के आधार पर टिका हुआ था वह डूब जाता है। निवेशकों के भीतर आक्रोश, गुस्सा, देश के भीतर सवाल, इसकी जांच कौन करेगा, और सरकार आंखों पर पट्टी बांध लेती है, कानों में रुई ठूस लेती है। खेल यहीं से शुरू होता है। और उसके बाद राहुल गांधी का जब भाषण होता है, उस भाषण में वो जब सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके से सरकार और अडानी के रिश्तों का जिक्र करके सवाल करते हैं कि क्या है रिश्ता, तो इस भाषण के तुरंत बाद यानी 7 फरवरी को दिए गए भाषण के बाद 8 फरवरी को जानकारी आती है कि उनके भाषण का लगभग 80% हिस्सा स्पॉन्ज कर दिया गया, यानी हटा दिया गया है। अब वो दस्तावेज के तौर पर मौजूद नहीं रहेगा।
माना यही गया कि दरअसल इसके पीछे सोच थी कि यह हिस्टोरिकली चीजें ना जुड़ जाए कि पार्लियामेंट के भीतर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने क्या कहा था। क्योंकि जब जब लाइब्रेरी को टटोलिएगा आप और वहां पर तीन मूर्ति में जाइए या आप पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जाइए तो अक्सर लोग प्राइम मिनिस्टर्स की फाइल देखते हैं, विपक्ष के नेता की या गांधी फैमिली की फाइल को जरूर देखते हैं, क्या भाषण में कहा गया था। और वो एक उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए आने वाले वक्त में एक मील का पत्थर होता है। यही स्थिति राहुल गांधी के भाषण के साथ थी। लेकिन 80% हटा दिया गया कि आने वाले वक्त के जो सांसद होंगे वह उसको ना पढ़े ना जाने। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल के बाद वो नहीं जाने की कौन सी स्थिति थी। क्योंकि बीजेपी तो मानकर चल रहे हैं कि तब भी रहेगी और कांग्रेस तो अपने 1885 से चली आ रही है तो वो भी रहेगी। तो इन चीजों को लेकर और कॉरपोरेट के साथ जो क्रोनी कैपिटलिज्म का रिश्ता था, इस रिश्ते को लेकर तो पीवी नरसिम्हा राव के दौर में अटल बिहारी का वाजपेयी का भाषण और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में कांग्रेसियों के भाषण की एक लंबी फहरिस्त है। मनमोहन सिंह के दौर में कौन सा भाषण अरुण जेटली ने नहीं दिया, अडवाणी जी ने नहीं दिया, मुरली मनोहर जोशी ने नहीं कहा। क्रोनी कैपिटलिज्म जो मनमोहन सिंह के साथ था, सारे भाषण मौजूद हैं। लेकिन राहुल गांधी का भाषण सीधे प्राइम मिनिस्टर को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो उस भाषण को वहां से हटा दिया गया। लेकिन सवाल था कि भाषण सिर्फ हटा, जी नहीं। उसके बाद 16 फरवरी को अचानक जो 7 मार्च 2022 को कहा गया था हाईकोर्ट में कि आप ट्रायल बंद कर दीजिए, 16 फरवरी को अचानक स्टे वापस ले लिया गया और गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर जो सीजीएम वहां पर थे हरीश हसमुख भाई वर्मा, उनको कहा गया कि आप तुरंत इस फाइल को खोलिए और अफरा तफरी में वो फाइल खुल गई। और उसके तुरंत बाद 17 मार्च को एक आदेश दिया गया जिसको कहा गया हम सुरक्षित रख रहे हैं, इंतजार करते हैं। किस लिए आदेश को सुरक्षित रखा गया 17 मार्च को? क्या उस दिन कोई दूसरा आदेश था या यही आदेश था और मौके की नजाकत को परखा जा रहा था? इस परिस्थिति से जब आप गुजरेंगे तो उसके बाद अगला सवाल यह आया कि 23 मार्च को जो आदेश सामने आया, 24 घंटे भी नहीं बीते कि उसके तुरंत बाद यह फैसला कर लिया गया कि दरअसल अब इनको सदस्यता रद्द की जाती और 24 घंटे के भीतर कह दिया गया। और यह सारी परिस्थिति बतलाती है कि सब कुछ वेल स्क्रिप्टेड था, जिसके दायरे में सरकार किस दिशा में बढ़ रही थी सरकार को पता था। और जिसका जिक्र हम बार बार करना चाहते हैं कि क्या जमानत के लिए राहुल गांधी वहां वाकई तैयार नहीं थे? क्योंकि कुछ कांग्रेसियों के मैसेज जो वहां से मिलते हैं उसमें राहुल गांधी कह रहे थे जमानत क्यों लूं, फैसला दे दिया है, मैं सजा भुगत लूंगा। लेकिन एक झटके में जैसे ही जमानत का जिक्र हुआ वैसे ही 30 दिन की जमानत दे दी गई कि आप अपील कर सकते हैं। इस अपील की प्रक्रिया के भीतर संसद ने इंतजार नहीं किया, लेकिन संसद के भीतर जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोटिफिकेशन जारी किया गया कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की जाती है, उसके बाद मानकर चला गया कि अब यह बड़ी अदालत में अपील करेंगे। लेकिन अपील हुई नहीं है, अभी तक नहीं हुई है। और यही धड़कनें बीजेपी के भीतर और देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जो सही मायने में बीजेपी को अगुवाई कर रहे हैं, ये डबल इंजन जो है अपने तौर पर समूची बीजेपी को अपने पीछे लेकर चल रहा है और इन्हीं के इर्द गिर्द का पूरा ताना बाना है। और आरोप जो विपक्ष लगा रहा है उसके दायरे में कोई दूसरा शख्स नहीं, यही दोनों आकर खड़े हो गए हैं। क्योंकि ईडी और सीबीआई का जिक्र और पुलिस का जिक्र होता है तो जाहिर है गृह मंत्री आएंगे। और जब अडानीज के साथ रिश्ते का जिक्र है, इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी और उसके जरिए देश की अर्थव्यवस्था के बंटेधार का जिक्र है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं उसके दायरे में। तो ये दोनों के ऑरा जो हैं, जो बीजेपी के भीतर छाए हुए हैं, वो ऑरा खत्म ना हो जाए। और अगर ऑरा खत्म हो गया, यानी जो चमक है वो अगर खत्म हो गई, तो फिर 2024 तो बहुत दूर की गोटी है, उसको भूल जाइए। और जो जेल की गलती हुई या जेल चले गए, तो हमें लगता है कुछ पन्ने और आज खोल लीजिए। जयप्रकाश नारायण को जेल भेजकर इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ी गलती की थी। इंदिरा गांधी के सलाहकार उस वक्त इंदिरा इज इंडिया कहने से नहीं कतरा रहे थे, तो जैसी इच्छा थी वैसे ही वो चल पड़ी। और उसके बाद मोरारजी देसाई आई तो वो मानकर चल रहे थे मोरारजी देसाई की सरकार की जनता ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मैंडेट उन्हें दिया है, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को जेल में डाल दिया। वहां पर भी भूल हो गई।
और इस प्रक्रिया को अगर मौजूदा वक्त से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो कुछ सवाल आपके जहन में और होंगे कि क्या वाकई इतनी ताकत के साथ जो मोदी सत्ता खड़ी हुई है राहुल गांधी के जेल जाने भर से वह डिग जाएगी। दोबारा आपको 1977 के चुनाव परिणाम में भी लौटना होगा और 1989 के चुनावी रिजल्ट को भी देखना होगा। दोनों वक्त कांग्रेस की ताकत बड़ी जबरदस्त थी। इंदिरा गांधी की ताकत का आप उस समय देखिए या फिर राजीव गांधी की ताकत को आप महसूस करने की शुरुआत कीजिए। ध्यान दीजिए, जिस तर्ज पे इंदिरा गांधी थी उस समय उनके पास 352 सीट थी, लेकिन 77 में हारी तो 154 सीट पर आ गई और जनता पार्टी और सहयोगियों ने मिलकर 295 सीट पाई और सरकार बना ली। लेकिन एक झटके में इंदिरा गांधी की जो सीट थी वह 50% से ज्यादा नीचे गिर गई। वही मसला था, इमरजेंसी मुद्दा था, सबको जेल में ठूसना मुद्दा था और इन सब के बीच तुर्कमान गेट जो संजय गांधी के जरिए हुआ था वह भी मुद्दा था। लेकिन उसके तुरंत बाद जब जनता पार्टी आई, जो जिस बहुमत के साथ आई और जिस आक्रोश को संभाले हुए आई, वह भी 2 से 3 साल भी चीजें चल नहीं पाई और ढह के गिर गई और उसी इंदिरा गांधी को जनता वापस ले आई, ये जानते समझते हुए कि इन्होंने इमरजेंसी लगाई है। यानी उस वक्त इंदिरा गांधी का जेल जाना और उस दौर के जो राजनीतिक घटनाक्रम थे, चाहे वो बेलछी कांड ही क्यों ना हो, उस प्रक्रिया को याद कीजिएगा तो आप कहेंगे बहुत पुरानी बात है। अगर वो पुरानी बात है तो बीजेपी आज भी इमरजेंसी का जिक्र को करती है, इंदिरा गांधी का जिक्र को करती है, अगर 47 बरस पुरानी बात है। दरअसल राजनीति में कोई बात पुरानी नहीं होती है और इस देश के भीतर में पीढ़ियां दर पीढ़ियां राजनीतिक तौर पर उसकी सक्रियता और उसकी भावनाएं वैसी ही रहती है। तो घबराहट इस बात को लेकर है कि अगर राहुल गांधी ने अपील नहीं की और जेल चले गए तब क्या होगा, क्योंकि जेल में अगर वह 7 दिन भी रुक गए और उसके बाद अगर अपील हुई तो जेल से तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन मैसेज जेल का बड़ा हो जाएगा और इस देश के भीतर में तमाम सांसद, हर दूसरा सांसद, हर तीसरा विधायक उसको जेल में जाना पड़ेगा अगर इस देश के दरवाजे इस तरीके से राजनीतिक तौर पर चलने लगे तो। और राजनीतिक तौर पर हमेशा यह मानकर चला गया कि जी नहीं, वेंडेटा मत कीजिए, यानी किसी को सजा इस रूप में मत दीजिए जो राजनीतिक तौर पर आने वाले वक्त में उन्हीं पर भारी पड़ जाए। लेकिन एक दूसरी स्थिति देखिए, मौजूदा वक्त में 303 सीट बीजेपी के पास है, राजीव गांधी के पास तो 414 सीट थी। आरोप क्या लगे थे? बफोर्स कांड था। आरोप किसने लगाया था? वीपी सिंह ने लगाया था। वीपी सिंह कौन थे? राजीव गांधी के उसमें फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। आरोप का सिलसिला भीतर से शुरू हुआ था। यहां पर क्या मामला है? यहां 20,000 करोड़ का मामला राहुल गांधी ने उछाल दिया है और अडानी के पास वो 20,000 करोड़ रुपए कैसे आए ये बताना होगा। एक के बाद जो योजनाएं अडानी की थी वो कैंसिल कर रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ही पैसा है और अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पैसा की आवाजाही उनकी कंपनी में बंद हो गई तो कंपनी डेवलप कैसे करेगी? भारत के भीतर पैसा है नहीं और शेल कंपनियों को लेकर इसीलिए एक लकीर खींची गई इस देश के भीतर में। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि शेल कंपनियों को लेकर जो सरकार ने जवाब दिया 21 मार्च को पार्लियामेंट के भीतर राज्यसभा में लिखित जवाब दिया, उसमें कहा कि शेल कंपनियों की कोई डेफिनेशन उनके पास है नहीं। वो बार बार जानकारी देते रहे कि कैसे ब्लैक मनी रन करती है, कैसे हवाला रैकेट चलता है, कैसे शेल कंपनियां चलती हैं, लेकिन शेल कंपनियों की जब डेफिनेशन पूछी गई तो सरकार बता पाने में सक्षम नहीं थी। यानी अगर आरोपों की फेरिस्त को समझना शुरू करें तो राजीव गांधी 2414 सीटों के साथ जो 1984 में मौजूद थे, 1989 में उनकी सीटें आधी से भी कम हो जाती हैं, 197 सीट पर आ जाते हैं। हालांकि वीपी सिंह को सिर्फ 143 सीट मिलती है, लेकिन समर्थन देने के लिए वह तमाम लोग आ जाते हैं जो एक दूसरे को राजनीतिक तौर पर दूरी रखते थे। वो बीजेपी और लेफ्ट का जिक्र आप कर सकते हैं। यानी राजनीति जब सत्ता के हाथ से फिसलती है तो विपक्ष को लेकर जनता सक्रिय नहीं होती है, बल्कि उसके निशाने पर सिर्फ सत्ता और सत्ता का वो चेहरा ही रहता है। और राहुल गांधी का जेल जाना और अपील ना करना और स्क्रिप्ट के तहत किस तरीके से किस केस को कब खुलना है, कौन सा आदेश हाईकोर्ट देगा, किस तरीके से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस पर सुनवाई शुरू करेगा और कैसे वो फैसला आएगा और फैसला आने के बाद कैसे पार्लियामेंट सक्रिय हो जाएगी, जिसको चला पाने में स्पीकर महोदय सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।
क्योंकि सहमति बन नहीं रही है। आज भी लोकसभा शुरू हुई, 1 मिनट का वक्त नहीं लगा, उन पर चंद दस्तावेज कागज फेंके गए, उन्होंने कहा स्थगित 4 बजे तक। 4 बजे फिर शुरू, उस समय उस तुरंत बाद फिर स्थगित। राज्यसभा की भी कमोवेश यही स्थिति, लेकिन वो पार्लियामेंट सक्रिय है सदस्यता रद्द करने के लिए, और वो पार्लियामेंट चाहती है कि संसद सदस्य पार्लियामेंट के भीतर आए। यानी अंतर विरोध की यह पराकाष्ठा है कि हम सदस्यता रद्द करने के लिए सक्रिय हैं, और हम इसलिए भी सक्रिय हैं कि पार्लियामेंट सज जाए और पार्लियामेंट्रीज भीतर आ जाएं। तो पार्लियामेंट्रीज भीतर भी आए और उनकी सदस्यता रद्द करने की दिशा में आप कदम भी उठा लें। ये सारी चीजें बहुत पारदर्शी होती चली जा रही हैं। यानी सजा का ऐलान हो, या कानून को अपने लिहाज से चलाना हो, या सत्ता जिस स्क्रिप्ट को लिखती है वो ये मानकर चलती है कि सामने वाला इस दिशा में जाएगा। तो हो क्या रहा है यह भी आखिर में समझने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जो पहला पत्र विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री को भेजा गया था, उस पत्र में 8 पॉलिटिकल पार्टीज के 9 नेताओं के हस्ताक्षर थे, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था भारत में डेमोक्रेसी नहीं ऑटोक्रेसी है। उस समय इन 8-9 पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था हमने कांग्रेस और लेफ्ट को अप्रोच नहीं किया, यानी कहीं ना कहीं उस समय तक एकजुटता नहीं थी। उसके बाद जब ईडी का सवाल आया तो 14 पॉलिटिकल पार्टियों ने हस्ताक्षर किए और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला दिया कि ईडी के चीफ जो हैं उनको 3-3 बार एक्सटेंशन मिल जाता है और उनकी पूरी जांच की प्रक्रिया इस देश से हटकर पॉलिटिकल वे में चल रही है। अब 5 अप्रैल को सुनवाई होनी है, उसका इंतजार करते हैं। लेकिन 8 पॉलिटिकल पार्टी पत्र भेजती है, 14 पॉलिटिकल पार्टी ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाती है, और आज जब विरोध की स्थिति आई तो 18 पॉलिटिकल पार्टी एक साथ खड़ी हो गई। और जो ममता बनर्जी की टीएमसी इससे पहले शामिल नहीं हो रही थी, उसको भी समझ में आ गया कि इस राजनीति को साधने के लिए अब साथ खड़े होना होगा। और शायद यह स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं थी बीजेपी के पास, या मोदी शाह के पास यह स्क्रिप्ट तो नहीं थी। तो राजनीतिक तौर पर इस वक्त गेंद जो है वह कांग्रेस के पाले में है। यह गेंद राहुल गांधी की आने वाले वक्त की रणनीति को लेकर है। यह गेंद दरअसल भारत की राजनीति में जो भी आने वाले वक्त में तय होने वाला है उसको लेकर जेल या फिर जमानत के बाद अपील करते हुए इस पूरे मामले को क्वैश कर संसद में दोबारा लौट आने की स्थिति। इन 3 परिस्थितियों के साथ 2 परिस्थिति और समझ लीजिए। जब पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष की कोई हैसियत नहीं है तो उस पार्लियामेंट के भीतर राहुल गांधी आकर क्या करेंगे। दूसरा सवाल, जो पदयात्रा उन्होंने की और देश भर के भीतर से जो स्पार्क उन्हें मिला, तो अब उन्हें समझ में आ गया कि जनता के बीच या तो सशरीर रहना होगा या फिर अपने विचारों को वहां ले जाना होगा, या उसके ठीक समानांतर विपक्ष के तौर पर मौजूद रहते हुए सत्ता की विचारधारा जनता को समझा देनी होगी। देखिए ये हालत है। तीनों परिस्थितियों में लगता ऐसा ही है कि जो बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई है वो धड़कनें और बढ़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी का जेल जाना और अपील ना करना शायद भारत की राजनीति का एक ऐसा मोड़ साबित हो सकता है जो 2024 के चुनाव को सीधे जनता के जरिए बड़े फैसले में तब्दील होते हुए देखने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।